15 जनवरी 2009 दोपहर के अराउंड 3 बजे यूएस एयरवेज की फ्लाइट 1549 टेक ऑफ के लिए रेडी हो रही थी। ये एक कोल्ड डे था और एयर टेम्परेचर -7 डिग्री सेल्सियस के अराउंड था। इस दिन एयर कंडीशंस भी बहुत अच्छी थी और एयर ट्रैवल्स के लिए ये एक परफेक्ट दिन था। विजिबिलिटी 10 माइल्स तक की थी इस दिन। ये प्लेन जो था न्यूयॉर्क के ला गार्डिया एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने वाला था और इसका डेस्टिनेशन नॉर्थ कैरोलिना का शार्लेट डॉल्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट था। इस डिस्टेंस को फ्लाइट से कवर करने में यूजुअली 2 घंटे के अराउंड का टाइम लगता था। पिछले 3 दिन से ये दोनों ही पायलट्स कॉन्टिन्यूसली 3 प्लेन्स उड़ा चुके थे और इनकी 4th कॉन्टिन्यूस फ्लाइट होने वाली थी। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। सारे पैसेंजर्स के बोर्ड करने के बाद डोर्स क्लोज किए जाते हैं और 3:26 पे ये फ्लाइट उड़ान भरती है। इस प्लेन के पायलट एंड कमांड थे चेस्ली सलेनबर्गर, एक 57 ईयर्स ओल्ड बहुत ही एक्सपीरियंस पायलट थे जिनके पास 19,663 बार्स का फ्लाइट टाइम था। ये 1980 तक यूनाइटेड स्टेट्स के एयरफोर्स में भी काम कर चुके थे और एक ग्लाइडर पायलट एंड एविएशन सेफ्टी एक्सपर्ट भी थे। इनके साथ थे को पायलट जेफरी स्काइल्स, 49 ईयर्स के एक और एक्सपीरियंस पायलट जिनके पास 15,643 का फ्लाइट टाइम आर था। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। कैप्टन वेदर को देख के कहते हैं चेकलिस्ट को चेक करने लगते हैं। अराउंड 3:27 पे स्काइल्स कुछ नोटिस करते हैं हवा में। उन्हें अपने एक साइड से बहुत सी बर्ड्स का एक फ्लॉक आता हुआ दिख रहा था। वो इतना क्लोज था कि दे गेट 0 टाइम टू डू समथिंग और कुछ ही सेकेंड्स में वो बर्ड्स कोलेड कर जाती है और सिर्फ कुछ ही देर में एक धमाके की आवाज आती है। Birds. Whoa. इस टाइम तक प्लेन को टेक ऑफ करे सिर्फ 1.5 मिनट्स ही हुए थे और सारे पैसेंजर्स इस धमाके के बाद डरे थे एज वेल एज कंफ्यूज थे कि तब अचानक से ये आवाज़ आती है कि लेफ्ट इंजन इज ऑन फायर। इससे सारे पैसेंजर्स और भी डर जाते हैं। बहुत को लगने लगता है कि हम सेफली लैंड नहीं कर पाएंगे, बट किसी को ये समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है। वहीं दूसरी तरफ कॉकपिट में पायलट्स कुछ सेकेंड्स में समझ जाते हैं कि हमारे दोनों इंजन फेल हो चुके हैं। इस टाइम में ये प्लेन सिर्फ 2800 फीट की हाइट पे था। पायलट को पता था कि उनके पास डिसीजन मेकिंग के लिए ज़्यादा समय नहीं है। दोनों प्लेन के इंजन को रीस्टार्ट करने की ट्राई करते हैं बट ये काम नहीं करता। अब तक इस फ्लाइट को बर्ड से कोलेड किए हुए अराउंड 30 सेकेंड्स हो गए थे और उन्हें ये समझ आ जाता है कि इंजन रीस्टार्ट नहीं हो पाएंगे और हमें वापस जाना होगा। कैप्टन लागार्डिया एयरपोर्ट से कांटेक्ट करते हैं और वहाँ पे उन्हें वापस आने को कहा जाता है। कैप्टन को पता था कि लागार्डिया एयरपोर्ट 7.2 किलोमीटर्स के अराउंड दूर है और इतना डिस्टेंस फ्लाइट से ट्रैवल नहीं किया जा सकता बिना इंजन के। वो रिप्लाई करते हैं वी आर अनेबल। नेक्स्ट ऑप्शन था राइट में टीटरबोरो एयरपोर्ट जो कि कंपैरेटिवली कम दूर था और कुछ टाइम में वो इस ऑप्शन को ट्राई करने लगते हैं बट इस टाइम तक फ्लाइट सिर्फ 1000 फीट के अराउंड ऊपर थी जिसकी वजह से वहाँ जाना भी हार्ड था। जहाँ लेफ्ट साइड लागार्डिया पे पहुँचना इम्पॉसिबल था तो वही टीटरबोरो जो राइट में था उसमें भी रिस्क था और तब कैप्टन डिसाइड करते हैं कि वी आर गोना बी इन द हॉट सन। जो क्रू मेंबर्स थे वो सबको अपने सर नीचे करने को बोलते हैं। एवरीबडी न्यू दैट दे विल नॉट सर्वाइव बट हुआ क्या है यही था एक्चुअल क्वेश्चंस। पानी के 250 फीट ऊपर कैप्टन फ्लैप्स को बाहर निकाल दिया जाता है जो कि आगे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लैंडिंग में। अचानक से लागार्डिया के रेडार से प्लेन दिखना बंद हो जाता है और सबको समझ आ जाता है कि ये फ्लाइट और इसके 155 लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। केबिन में सब रेडी था। जल्दी से जल्द डोर खोलने के लिए 100 फीट कैबिन में सब जल्द से जल्द डोर खोलने के लिए रेडी थे। 100 फीट, 70 फीट, 40 फीट,
20 फीट और फाइनली प्लेन हडसन में लैंड हो जाती है। पानी विंडशील्ड के सामने से जा रहा था और प्लेन कई मीटर्स तक स्लाइड करने रहती है, बट फाइनली 3:31 पे ये प्लेन लैंड हो जाता है और सिर्फ 5 मिनट्स 8 सेकेंड तक हवा में रहने के बाद प्लेन के लैंड होने के बाद भी अभी खतरा टला नहीं था। अचानक से एक और प्रॉब्लम आ जाती है। जल्दी ही सबको पता चलने लगता है कि ये प्लेन लीक हो रहा है और हडसन रिवर का आइस कोल्ड पानी, क्योंकि उस दिन का टेम्परेचर भी बहुत कम था जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, वो फ्लाइट के अंदर आ रहा है। सब लोग जल्दी से प्लेन की डोर्स खोलने जाते हैं और पायलट भी लोगों की हेल्प करने आ जाते हैं। सब लोग प्लेन के ऊपर और विंग्स पे बैठ जाते हैं। दोनों पायलट्स को पता था कि इवैक्यूएशन के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है और वो तेज़ी से लोगों को निकालने लगते हैं। अभी भी पीछे के लोग नहीं निकल पाए थे और पानी इतना ज़्यादा ऊपर तक आ गया था कि लोगों को सीट्स पे चढ़ के जाना पड़ रहा था। फाइनली सब निकल जाते हैं और स्काइल्स और सलेनबर्गर लास्ट होते हैं इस प्लेन को छोड़ने वाले। 155,000 लोग हेल्प का वेट कर रहे थे। तो वही दूसरी तरफ न्यूयॉर्क इमरजेंसी सर्विसेज को अलर्ट मिलता है लागार्डिया एयरपोर्ट की तरफ से। जल्द से जल्द एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड्स, कोस्ट गार्ड्स और सारी इमरजेंसी सर्विसेज वहां पहुंच जाती है। कोस्ट गार्ड सबको सेफली रेस्क्यू कर लेते हैं और सिर्फ 5 लोगों को सीरियस इंजरीज हुई थी और 100 के अराउंड लोगों को माइनर इंजरीज हुई थी, जिसमें से सबसे कॉमन प्रॉब्लम थी हाइपोथर्मिया। ये तब होता है जब आपका बॉडी टेम्परेचर बहुत लो चला जाता है, पर्टिकुलरली 35 डिग्री सेल्सियस से कम, बट मिराक्युलसली किसी की डेथ नहीं हुई थी और ये इसी को नाम दिया जाता है मिरेकल ऑफ हडसन। शाम तक ये इंसिडेंट बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका था। स्काइल्स और सलेनबर्गर नेशनल हीरोज बन चुके थे, बट देयर वर सब पीपल जिन्होंने सलेनबर्गर को क्रिटिसाइज किया ये कह के कि उनका डिसीजन गलत था और उन्होंने 155 लोगों की लाइफ को रिस्क पे डाल दिया। नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड को इस केस की इन्वेस्टिगेशन का काम दिया गया था। ये उनके लिए एक बहुत ज़्यादा यूनिक केस था, जिसका मेन रीज़न था कि उन्हें यूजुअली क्रैश के रीजंस को फाइंड करना होता है, बट इस केस में उन्हें मेनली 2 क्वेश्चंस के आंसर देने थे। नंबर 1, व्हाई डू दिस एक्सीडेंट हैपन? अगर आपको ये नहीं पता है तो फिर प्लेन की इंजन्स की सेफ्टी टेस्ट के टाइम पे कुछ फ्रोजन बर्ड्स को प्लेन के इंजन पे फेंका जाता है ये चेक करने के लिए कि क्या वो इसे हैंडल कर पाएंगे। तो क्यों ये प्लेन की बर्ड्स राइट को हैंडल नहीं कर पाए? अगर आपको ये लग रहा हो कि इस प्लेन के चेक्स नहीं हुए थे तो ये ऑलरेडी 1996 में इसके सारे इंजन के चेक्स कंप्लीट हो चुके थे। और सेकेंड क्वेश्चन था, क्या कैप्टन का डिसीजन सही था या फिर किसी एयरपोर्ट पे लैंड किया जा सकता था? बट इस टाइम तक शाम का टाइम हो चुका था और प्लेन पूरी तरह से अंडर वाटर था। एक पॉजिटिव चीज जो होती है वो थी कि ओशन करंट्स प्लेन को जमीन के पास ला रहे थे। तो उस इन्वेस्टिगेटर्स को इस प्लेन को निकालने और रिसर्च की जगह पे लाने में बहुत टाइम लगा और उससे भी ज़्यादा हार्ड था लेफ्ट इंजन को ढूंढना। जब प्लेन लैंड हुआ था तो उसका लेफ्ट इंजन सेपरेट हो गया था और अकेले इसे ढूंढने में 3 डेज लगे थे, जिसका मेन रीज़न ओशन करंट्स थे जो कि इसको अपने लैंडिंग स्पॉट से बहुत दूर ले गए थे। बट फाइनली 3 दिनों की कोशिश के बाद उन्हें वो मिल ही गया और उन सभी पार्ट्स को वो न्यू जर्सी में ले गए जहाँ रिसर्च शुरू हुई। सिमुलेशन से इन्वेस्टिगेटर्स ने आंसर किया कि क्या सलेनबर्गर सही थे। यहाँ पे उन्हें पता चला कि शायद वो टीटरबोरो में इजीली लैंड हो सकते थे और ला गार्डिया पे भी उनके लैंड होने के चांस थे, बट देयर वॉज अ ट्विस्ट। एक्चुअल में बाद में उन्होंने जब वो दोनों की कन्वर्सेशंस को अच्छे से सुना तो उन्हें पता चला कि पायलट्स ने अराउंड 30 से 35 सेकेंड्स इंजन को रीस्टार्ट करने में लगाए थे और इन सेकेंड्स के बाद उन्होंने ये पता चला कि किसी भी रनवे पे 30-35 सेकेंड्स के डिले के बाद ये प्लेन लैंड करना इम्पॉसिबल था। बट यहाँ एक और इससे भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था कि क्यों प्लेन एक इंजन
क्यों प्लेन का इंजन इस इम्पैक्ट को हैंडल नहीं कर पाया। एक्चुअल में इंजन्स को इन्वेस्टिगेट करते समय इन्वेस्टिगेटर्स को एक इंजन से 14 और दूसरे इंजन से 29 बर्ड्स रिमेन मिले थे, जिसमें से मोस्टली मसल टिश्यूज, बोन फ्रेगमेंट्स और फेदर रिमेन्स थे, जो कि बहुत छोटे थे। इन सब पार्टिकल्स को स्टडी करके ये पता चलता है कि जो बर्ड्स कोलेड हुए थे वो थे अडल्ट कैनेडियन गीज थे, जिनका वेट 10 पाउंड्स के अराउंड था, जो कि एक फ्लाइट के लिए बहुत ज़्यादा था। इन द एंड हम सब क्वेश्चंस के आंसर मिल चुके थे और एक एक्सपीरियंस पायलट और गुड एयरक्राफ्ट एंड गुड कन्वर्सेशंस की वजह से 155 लोगों की जानें बच चुकी थी। इस इंसिडेंट के बाद सेलेनबर्गर बहुत फेमस हो गए। 2009 में उन्हें 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल हीरोज एंड आइकन्स की लिस्ट में सेकेंड पोजीशन मिलती है और आगे भी उन्हें बहुत से अवार्ड दिए जाते हैं। इस प्लेन को आज भी कैरोलिनास एविएशन म्यूजियम में रखा गया है और इस इंसिडेंट को आज भी वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एविएशन डिचिंग कंसिडर किया जाता है। तो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।